नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा जो फ्रेंड्स अभी अभी अपलोड किया गया है मॉडल प्रश्न पत्र 2022-2023 सेशन के लिए, वो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं फ्रेंड्स आप लोगों के सामने क्लास 10th, वो भी फ्रेंड्स साइंस चैप्टर का, जो कि ये हाफ पेपर यानी कि फ्रेंड्स 40 मार्क्स का होगा। और इसके लिए समय जो मिलेगा आप लोगों को 90 मिनट यानी कि फ्रेंड्स 1.5 घंटा मिलेंगे। और ये फ्रेंड्स विज्ञान का जो कि सेट नंबर 1 है, ये मॉडल सेट नंबर 1 है जो कि जस्ट आज अपलोड किया गया। तो चलिए बिना टाइम गवाए मैं स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले फ्रेंड्स कुछ सामान्य निर्देश आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, कुल प्रश्न 40 होंगे, क्लियर है? इसके साथ-साथ सभी प्रश्न का उत्तर अनिवार्य होंगे। सभी प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है फ्रेंड्स, यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है। 4 में से केवल 1 आंसर सही होंगे, ठीक है? गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएँगे। यानी फ्रेंड्स आपको 40 क्वेश्चन है, ये आप लोग 40 में 40 आप लोग कलर कर सकते हैं, केवल 1 ऑप्शन, ठीक है? तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के सामने आज का क्वेश्चन। फ्रेंड्स अभी जो क्वेश्चन होगा आप लोग का पीसीएम होगा, यानी फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और बायोलॉजी होगा। तो चलिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या दिया गया है। दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा, आज मैं केवल आंसर बताने आया हूँ। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखें, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच होता है एफ इजकल टू होता है R/2, यानी कि इसका आधा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एफ इजकल टू R/2 होगा, क्लियर है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, एफ इजकल टू R/2 होगा, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आर बोलता तो हम लोग इसको गुना कर देते हैं, यानी कि 2 को एफ से गुना कर देते 2f होता, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है। तो फ्रेंड्स प्रकाश की अपवर्तन की क्रिया में आवृत्ति होती है वह एक समान होती है, यानी कि यह अपवर्तित रहती है, यानी कि ये ना बढ़ती है ना घटती है, अपवर्तित होती है, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे सबसे पहले लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता को पी से डिनोटेट करते हैं, पी इक्वल टू होता है 1/f, यानी कि द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, यानी फ्रेंड्स फोकस दूरी के व्युत्क्रम को बोलते हैं लेंस की क्षमता। अब याद रखेंगे जब भी अगर देखिएगा मैं फ्रेंड्स आप लोग बताता हूँ, जब भी अगर उत्तल लेंस की बात करेगा तो हमेशा प्लस में होता है, क्लियर है। और वही अगर अवतल लेंस की बात किया था तो इसकी क्षमता नेगेटिव में होता। तो देखिए उत्तल लेंस की है तो पॉजिटिव मिलेंगे। अब फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताता हूँ, देखिए 1 है, एफ का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो 1, अब 1 को 1 से डिवाइड कर 1, यानी कि पावर ऑफ लेंस कैसे मात्र होता है डायोक्टर, तो यानी इसका आंसर होगा 1 डायोक्टर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं बी होगा, यानी 1 डायोक्टर, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। फ्रेंड्स देखिए अवतल लेंस बोल रहा है, आप लोग को फोकस करना होगा, अवतल लेंस बोल रहा है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स मैं अभी आप लोग को बताया था पी का फॉर्मूला था 1/f होता है, क्लियर है। अब देखिए इसे फ्रेंड्स एफ निकालना, तो अगर एफ आपका बोल रहा नहीं है तो 1/p कर देंगे, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, क्लियर है। लेकिन ये अवतल लेंस बोलेगा ना तो आपको माइनस में लेना है, यानी माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए 1 कर दिया हूँ, पी का वैल्यू फ्रेंड्स 4 डायोप्टर दिया था, 4 कर दिया। आप लोग को ध्यान देना, ये फ्रेंड्स आप लोग देखिए आंसर जो लिख रहा है वो सेंटीमीटर में है, तो जब भी सेंटीमीटर में रहेगा ना तो एक के साथ आप लोग डबल जीरो उठा दें, यानी कि 100 कर देंगे। और ये माइनस था तो माइनस कर दिया, 4 का पारा में 100 आता है 25 बार में, क्लियर है। अब ये माइनस था तो मैं माइनस लगा दूँ इसका, यानी कि आंसर हो गया -25 सेंटीमीटर। तो माइनस तो जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और अवतल लेंस से माइनस होता है, इसलिए मैं आप लोग को बताया था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया था। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है सेट में। तो वाहनों के अग्रदीपों में देखिए आप लोगों को ट्रिक में बताता हूँ, आ से अग्र होता है, आ से अवतल होता है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा अवतल दर्पण, यानी वाहनों के अग्रदीप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया था। अगर यही पूछता आप लोग का पश्च दृश्य में, तो पश्च में अगर पूछता है यानी इसको बोलते हैं साइड मिरर, तो उसमें फ्रेंड्स उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है। तो मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे बोलते हैं फ्रेंड्स रेटिना, क्या बोलते हैं रेटिना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन में देखेंगे आप लोग रेटिना नहीं दिया, तो रेटिना के एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं दृष्टि पटल, क्या बनता है फ्रेंड दृष्टि पटल। इसमें जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक बनता है, जो हम लोग देखते हैं यानी रियल, ठीक है, वास्तविक बनता है। और उसके साथ साथ उल्टा बनता है, क्लियर है, याद रखेंगे वास्तविक उल्टा बनता है, क्लियर है। लेकिन हमारा मस्तिष्क के पास एक नर्व सेल होता है,
ऑप्टिकल नर्व होता है जो हम लोग को सीधा प्रदान करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु क्या होती है? तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे दूर बिंदु हो रहा। तो देखिए सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होती है वो अनंत होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? अनंत होते हैं। यानी कि अपने आँख से आप बहुत दूर तक भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही बोलते हैं न्यूनतम दूरी कितनी होती है, अगर न्यूनतम की बात किया होता ना, तो न्यूनतम के लिए होता है 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर, और दूर के लिए होती है अनंत। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? यानी फ्रेंड्स कंट्रोल के बारे में बोल रहा। तो फ्रेंड्स ये करता है पुतली। कौन करता है? ये पुतली करता है, जिसे हम लोग कहते हैं पुपिल व्यू कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पुपिल। और इसका जो कलर होता है हमेशा देखिए कैसा होता है, मैं लिख देता हूँ। देखिए कैसा, यानी कि ब्लैक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों के सामने जिक्र किया था। तो मानव नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वह वास्तविक और उल्टा होता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर होगा वास्तविक और उल्टा, यानी कि डी हो जाएगा। वास्तविक और उल्टा होता है। क्लियर है? याद रखेंगे आप लोग, वास्तविक और उल्टा होता है। और मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। उत्तल लेंस लगा होता है। 1 किलोवाट निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे यह ऊर्जा का, यानी कि ऊर्जा का ऐसा ही जो मात्रक होता है वह 1 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट घंटा। और फ्रेंड्स इसका जो एस वैल्यू होता है याद रखेंगे आप लोग, 3 × 3.6 × 10⁻⁶ होता है। ये भी आप लोग जूल लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी इसका आंसर होता है। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए मैं कुछ, हाँ, कूलम्ब किसका एसआई मात्रक है? तो फ्रेंड्स विद्युत धारा का एम्पियर होता है, लेकिन कूलम्ब बोला ना तो विद्युत आवेश का। याद रखेंगे आप लोग, विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है यह कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश कैसे मतलब क्या होता है? कूलम्ब होता है, ठीक है। और विद्युत धारा का होता है एम्पियर। और विभवांतर का होता है फ्रेंड्स वोल्ट होता है। क्लियर है? और प्रतिरोध का होता है ओम। याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है? अब विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलम्ब। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो फ्रेंड्स विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है कौन? विद्युत मोटर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, जल का, अब आ चुके, देखिए फ्रेंड्स 13 क्वेश्चन था, ये पीसीएम का था, यानी कि फिजिक्स का था। अब आ चुके हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया। पहला, जल का विद्युत अपघटन। देखिए जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया? फ्रेंड्स सबसे पहले लोग जल का सूत्र लिखते हैं, तो हम लोग जानते हैं जल का सूत्र होता है H2O, ठीक है। विद्युत अपघटन यानी कि फ्रेंड्स अल्ट्रा वायलेट रे पास करते हैं। तो आप लोग को पता ही H+ और OH- में ही टूटता है। क्लियर है? तो H+ और OH- में टूटता है। तो फ्रेंड्स ये अपघटन हो रहा, देखिए एक भाग दो या दो से अधिक भागों में टूट, देखिए ये H2O था फ्रेंड्स, ये दो या दो से अधिक भाग में टूट गया, तो इससे बोलते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। तो ये लिख सकते हैं आप लोग वियोजन अभिक्रिया। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, CuO+H2 समीकरण Cu+H2O में दिए गए में किसका उपचयन हो रहा? तो फ्रेंड्स काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। देखिए मैं इसके बारे में कुछ बताता हूँ। देखिए सबसे पहले एक पूछते हैं उपचयन, एक होता है अपचयन। देखिए ये उपचयन पूछ रहा, तो उपचयन का हिंदी आप लोगों को मैं बताता हूँ इंग्लिश। इसका इंग्लिश होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इसे हम लोग ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो देखिए ऑक्सीडेशन उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है, यानी कि फ्रेंड्स इसमें ऑक्सीजन की संख्या में क्या होगा? वृद्धि होगी। तो देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, जब भी उपचयन और अपचयन होता है तो जो इक्वेशन दिया उसके फर्स्ट वाला में ही होता है। देखिए ये आपको यहाँ से यहाँ तक ही होगा, ठीक है। आप लोगों को ध्यान देना होगा केवल मैं जो बता रहा हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए किसमें ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो रही है। देखिए H2 है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए H2 में यहाँ पे क्या आ रहा है फ्रेंड, ध्यान से आप लोगों को देखना पड़ेगा। H2 में यहाँ पे देखिए H2 आ गया, यहाँ पे देखिए H2 आ गया ना, यानी कि देखिए H2 की संख्या में O की वृद्धि हुआ। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखें इसमें H2 का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। किसका होगा? H2 का। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर होगा H2 का, क्योंकि देखिए आप लोग यहाँ फिर से ध्यान दीजिएगा। देखिएगा इसमें फ्रेंड्स H2 अकेला है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो गया ना, तो हमेशा याद रखें उपचयन और अपचयन जो होता है हमेशा लेफ्ट साइड होता है। यानी कि देखिए इसका आंसर हो गया H2। तो H2 में आपका हो गया उपचयन। क्या हो गया फ्रेंड्स? उपचयन, ठीक है। और अपचयन जो हुआ CuO में, यानी कि CuO में हो गया अपचयन। इसे याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। और ये हमेशा इसी साइड होता है। क्लियर है? लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट, दिए गए चित्र किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? तो फ्रेंड्स आप लोग को देखना होगा। देखिए एक स्टैंड से ये परख नली है, धागा है, कॉपर सल्फेट का विलयन है और लोहे का विलयन है। देखिए कलर चेंज हो रहा, तो देखिए कॉपर सल्फेट का विलयन यानी CuSO4 है ये,
और यहाँ पे लोहे की कील है। अब आप लोगों को पता होगा, देखिए जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया था ना, तो लोहा क्या करता है ना, इस सल्फेट से अभिक्रिया करता था, तो यानी फेरक सल्फेट बनता है, कॉपर बाहर कर जाता है। और इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो इसका सॉरी विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए फ्रेंड्स, तो इसमें ऑप्शन हो नंबर सी हो, जो कि लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। और लिटमस का जो रंग होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ, ये कौन सा कलर, आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिखें, ये बैगनी कलर है। तो लिटमस का जो रंग होता है वो बैगनी कलर का होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। और ठीक है, नेक्स्ट, और इसकी प्रकृति को बोलते हैं लिचन। किसी विलियन का सॉरी किसी विलियन का ना किसी विलियन का पीएच मान 10 है, तो निम्नलिखित में क्या होगा? फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखिए पीएच स्केल होता है ये 0 से लेकर 14 तक इसका वैल्यू होता है। क्लियर है। बीच में होता है 7। तो याद रखेंगे आप लोग, 0 से लेकर 7 के बीच में होता है उसे हम लोग बोलते हैं अम्ल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अम्ल बोलते हैं। और 7 से 14 के बीच वाला को बोलते हैं क्षारक। और ऑप्शन में देखिए क्या बोल रहा, किसी विलियन का पीएच मान कितना दिया? 10, यानी कि फ्रेंड्स 10 यहाँ पे आ रहा। तो ये क्या हो गया? क्षारक आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी, क्षार लगा दीजिए। ठीक है। क्षार किसे कहते हैं? वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उसे बोलते हैं क्षारक, क्षार। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया क्षार। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया? क्षार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया चित्र क्या सूचित करता है? तो फ्रेंड्स ये आप लोग के सामने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग को लिखना, मैं देखना चाहता हूँ आप लोग क्या लिखते हैं इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इमली अगर आप लोग खाते हैं तो टटराता है, तो याद रखिएगा टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। क्लियर है। तो ऑप्शन हो गया टार्ट्रिक अम्ल। अब देखिए सिट्रिक अम्ल, एक सिट्रिक अम्ल होता है, एक लैक्टिक अम्ल। ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में, लैक्टिक अम्ल पाया था फ्रेंड दूध वाले में, यानी कि खट्टा दूध में या फिर दही में पाया था। ठीक है। अब देखिए सिट्रिक अम्ल जो पाया था वह संतरा में पाया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को फोकस करना पड़ा, देखिए अधातु बोल रहा, यहाँ पे ध्यान आप लोगों को देखना पड़ेगा क्या बोल रहा है, अधातु बोल रहा। ठीक है, जो द्रव अवस्था में पाया था। तो देखिए अधातु जो द्रव अवस्था में पाया था उसका राइट आंसर होगा पारा। याद रखेंगे पारा, जिसका संकेत होता है Hg, और परमाणु संख्या क्या होता है 80। और इसका एक एस का नाम होता है Hgs होता है। ठीक है, सीनेबाजी से हम लोग बोलते हैं। क्लियर है। और अगर फ्रेंड्स इसकी अगर यहाँ पर अधातु के यहाँ पे अगर धातु बोलता, तो धातु अगर बोलता, तो सॉरी मिस्टेक हो गया, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन नंबर अधातु। ठीक है। तो अधातु देखा जाए ना, तो इसमें ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्लियर है। मैं लिख देता हूँ, देखिए ये ब्रोमीन हो गया। ठीक है। अब ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35 होता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर धातु बोलता ना, तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं पारा, जिसका संकेत होता है Hg। ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया था? अग्निशामक एक ऐसा यंत्र होता है जो अग्नि को बचाता है, यानी आग लगने से बचाता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम लोग फ्रेंड्स बोलते हैं NaHCO3, यानी कि बेकिंग सोडा। क्लियर है, इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं अग्निशामक के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त किस आधार पर बना? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आधुनिक आवर्त परमाणु संख्या पर बना है, जो कि फ्रेंड्स नील्स बोर और मोसले के द्वारा बना है। ये याद रखेंगे, नील्स बोर और मोसले के द्वारा बना है। ये परमाणु संख्या पर आधारित है। क्लियर है। और इसमें कुल 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो फ्रेंड सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होता है वह होता है पोटासियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? पोटासियम। ठीक है, याद रखेंगे पोटासियम के बाद होता है आपका, सबसे अधिक होता है पोटासियम, याद रखेंगे। इसके बाद होता है सोडियम, इसका होता है फ्रेंड्स कैल्शियम, इसके बाद होता है मैग्नीशियम। ये 4 का सीरीज याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की भूपर में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के भूपर पट्टी का तो होता है फ्रेंड्स पृथ्वी के ऊपरी पार्ट्स में जो प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं तत्व या यौगिक, उसे बोलते हैं खनिज। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? खनिज बोलते हैं। क्लियर है। खनिज से ही अयस्क की प्राप्ति होती है, जैसे जिप्सम भी क्या एक खनिज है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनॉल में कौन प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह
मौजूद है। तो फ्रेंड्स आप लोग को देखिए प्रोपेनॉल, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसमें क्या आ रहा है, नॉल आ रहा है, ऑल आ रहा है। देखिए ध्यान से आप लोग को केवल देखना, आप लोग सब पढ़े होंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4th में। तो फ्रेंड्स में ध्यान दीजिए, नॉल आ रहा है, ठीक है। तो नॉल जो होता है वो अल्कोहल के लिए होता है, तो यानी इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया, यानी कि अल्कोहल के लिए, ठीक है। और अगर इसका सूत्र बोलता ना, तो देखिए इसका सूत्र होगा C3H7OH होता है, क्लियर है। ये याद रखेंगे आप लोग, प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल में अभिक्रियाशील समूह कौन सा फ्रेंड्स, नॉल यानी अल्कोहल हो गया, ठीक है। और एल्डिहाइड का होता है नल, और कीटोन का होता है नोन, और कार्बोनिक अम्ल का होता है ओइक अम्ल। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता। अब आ चुके हैं फ्रेंड्स, देखिए 13 क्वेश्चन फिजिक्स का था, 13 क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, अब 14 रहेगा बायोलॉजी का। तो चलिए मैं बायोलॉजी बताता हूँ आप लोगों का, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता। फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को मैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बताता हूँ, आप लोग पढ़े होंगे जैव प्रक्रम में, क्लियर है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का होता है ना, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे CO2 गैस होता है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग समझते जाइए केवल। CO2 गैस होता है, CO2 गैस वायुमंडल से प्राप्त होता है, उसके साथ साथ देखिए पृथ्वी जमीन से आपका H2O प्राप्त करता है, क्लियर है। और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है यानी यूवी होता है। अब इसकी उपस्थिति में वो ग्लूकोज बनाता है, जिससे ग्लूकोज बना C6H12O6 बनाता है, और फ्रेंड्स O2 भी प्रदान करता है, क्लियर है। और इसके साथ हम लोग को 38 ATP ऊर्जा देता है। ये होता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, क्लियर है। तो देखिए इसे अगर आप लोग लिखते हैं तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखिए फ्रेंड्स मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इसे ध्यान देंगे आप लोग। इससे नहीं हो रहा है मिस्टर, रुकिएगा। तो देखिएगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया निम्न क्या नहीं होता। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ, देखिएगा सबसे पहले CO2 आया था, ये CO2 गैस था, फिर H2O था यानी कि जल से प्राप्त किया था, जमीन से, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश था, यूवी था। इसके प्राप्त होने पर C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बन गया, और बाहर में फ्रेंड्स ऑक्सीजन गैस निकला, और उसके साथ साथ ऊर्जा जो कि ATP के रूप में निकला, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता। तो देखिए जल का टूटना, फ्रेंड्स देखिए जल ये टूट रहा है यानी ये तो होता है। ऑक्सीजन का मुक्त होना, देखिए यहाँ भी ऑक्सीजन मुक्त हुआ, ये भी यानी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, देखिए फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता बल्कि इसका उपयोग होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। तो फ्रेंड्स ये मुक्त नहीं होता है बल्कि इसका उपयोग होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे के किस दिशा में होता है। फ्रेंड्स एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो देखिए फ्लोएम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपने भोज्य पदार्थों को तने के माध्यम से पूरा पेड़ पौधे में भेजते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा फ्लोएम में जो परिवहन होता है वह दो दिशीय होते हैं, याद रखेंगे। फ्लोएम में जो दिशा जो होता है ना, यानी कि फ्लोएम में परिवहन की जो दिशा होता है दो दिशीय होती है, हमेशा याद रखेंगे, दो दिशीय होती है। जाइलम में एक दिशीय होती है, क्लियर है। अब देखिए आप लोग को इसमें बोला ना पौधे की किस दिशा में होती है, तो दो दिशीय का अर्थ होता है ऊपर और नीचे दोनों होती है, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों होती है, याद रखेंगे। तो फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे किस दिशा में होती है, तो ऊपर और नीचे दोनों होती है, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स वृक्क की यानी किडनी की सबसे छोटी इकाई कौन बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और यही अगर आता फेफड़ा का, यानी जिसे हम लंग्स बोलते हैं, तो फेफड़ा की सबसे छोटी इकाई कौन बोलते हैं, कुपिका। ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, फेफड़ा की सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं कुपिका, ठीक है। और वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक बोलते हैं न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। और हमारे शरीर की सबसे छोटी और रचनात्मक क्रियात्मक क्या बोलते हैं, कोशिका कहते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो फल को पकाने के लिए एथिलीन एथिलीन नामक हार्मोन की आवश्यकता होती है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, एथिलीन। एस्ट्रोजन स्रावित होती है, तो फ्रेंड्स एस्ट्रोजन जो स्रावित होते हैं वह अंडाशय के द्वारा स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन जो स्रावित होते हैं वह अंडाशय के द्वारा स्रावित होती है, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, निषेचन, आप लोग पढ़े होंगे, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में से कौन सा जनन हो रहा। तो फ्रेंड्स ये जो एग्जांपल है मुकुलन का है, ठीक है, ये मुकुलन का है, और ये हाइड्रा का चित्र दिया हुआ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि मुकुलन का शो कर रहा है, ठीक है।
और देखिए इसमें देखिए ये मुकुलन का, देखिए ये मुकुलन था, ये जो है ना ये मुकुल है, ये क्या है, ये मुकुल का निर्माण हो रहा है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं मुकुलन। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, चमगादड़ और सॉरी पक्षी के पंख होते हैं, तो चमगादड़ और पक्षी के जो पंख होते हैं आप लोग हमेशा के लिए याद रखें, यह समवृत्ति अंग होते हैं, समवृत्ति अंग होते हैं, जो कि नहीं दिया है ना। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो असंजात इसका अंग लिख सकते हैं आप लोग, यानी असंजात अंग, ठीक है, ये लिखेंगे। अब मैं आप लोग को बताता हूँ, देखिए सबसे पहले एक होता है समजात अंग। समजात अंग ऐसे अंग को कहते हैं जो रचना की उत्पत्ति से सेम होते हैं लेकिन कार्य की उत्पत्ति से अलग अलग होते हैं, उसे बोलते हैं समजात अंग। जैसे घोड़े का अग्रपाद और मनुष्य का अग्रपाद, ठीक है, लेकिन पक्षी और चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो दोनों का कार्य सेम होता है। देखिए दोनों का कार्य क्या होता है, सेम होता है, उड़ना, लेकिन दोनों का उत्पत्ति भिन्न भिन्न हुआ, तो उसे बोलेंगे असमजात अंग, या फिर से बोलते हैं समवृत्ति अंग भी बोलते हैं, समवृत्ति अंग भी बोलते हैं, या फिर समरूप अंग भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो फ्रेंड्स मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुना था, मटर के पौधे का प्रयोग किया था, क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो फ्रेंड्स उत्पादक इसमें कौन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो घास, घास का एक उत्पादक है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, पढ़े होंगे आप लोग पोषण स्तर चैप्टर में। किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, तो शाकाहारी का जो निर्माण होता है वह द्वितीय पोषक स्तर में होता है, द्वितीय पोषक स्तर में। देखिए प्रथम पोषी स्तर में फ्रेंड्स होते हैं उत्पादक जो हरी घास होती है और हरा घास को खाता है, द्वितीयक पोषी स्तर जो कि शाकाहारी होते हैं, ठीक है, और तृतीयक में आता है मांसाहारी, ठीक है, चतुर्थ में भी मांसाहारी रहेगा। नेक्स्ट, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है, तो इसका जो राइट आंसर है ओजोन परत के लिए जो अपक्षय का जो जिम्मेदार हुआ CFC होता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लियर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो फ्रेंड्स जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बाकी लकड़ी हो गया, गोबर गैस हो गया, कोयला, ये तीनों उदाहरण हैं। अब लास्ट क्वेश्चन ये रहा, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स जो पवन की जो चाल होनी चाहिए वो 15 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए, ठीक है। अब पवन ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होती है जहाँ पे अधिक पवन चलती है, हवा, वहीं पे पवन ऊर्जा का प्रयोग किया था, ठीक है, एक टरबाइन की सहायता से उसमें गति किया था, ठीक है। और उसके लिए जो न्यूनतम जो चाल होना चाहिए, पवन की स्पीड होनी चाहिए 15 किलोमीटर पर घंटा। और पवनों का जो देश बोलते हैं वह डेनमार्क को कहते हैं, ये भी आप लोग परीक्षा में आ सकती है, ठीक है। तो ये रहा था आप लोग का क्लास 10th का मॉडल सेट नंबर 1 साइंस का। आप लोगों को कैसा लगा, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैथमेटिक्स के साथ, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए, आप लोगों इस चैनल के माध्यम से मैं सभी झारखंड बोर्ड 2022-23 का क्वेश्चन को मैं बताऊँगा। चलिए, थैंक यू सो मच।